रहा है। ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए ये व्यवस्था कर देंगे। पिछले 2 साल से सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो यूपीए सरकार ने घोषणाएं की थी, आज इनकी मजबूरी है उन घोषणाओं को पूरा करने का, क्योंकि उनका अपना एक विजन था। आज जो फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाती है, वो फ्रेट कॉरिडोर जो लुधियाना से लेकर और हल्दिया जो हमारा पोर्ट है वहां तक का उन्होंने एक प्लान किया था। बम्बई को दिल्ली से जोड़ने का एक प्लान था। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उसके अंदर अगर मालगाड़ियां चलाई जाएं, तो देश का अभी 60-70%। चलिए विजय जी, मैं रोकना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त रेल बजट पर सीधा बोल रहे हैं। एक बार मैं उनको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद हम वापस लौटते हैं। गई है पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया जी। बाबूजी पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करेगी। जल है तो कल है। तो नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही संक्षिप्त बोल पाए और उन्होंने कहा कि आम जनता का बजट है, आम जन का बजट है और ये एक विजन वाला बजट है। हम जो स्कीम्स लेकर चल रहे हैं वो पूरी तरह से ये पूरी कर पाएंगे। हम वो ही वादे कर रहे हैं जो पूरा कर पाएंगे। चले, लेकिन मोदी साहब ने बहुत ज्यादा प्रतिपक्ष को निशाने पे नहीं रखा और उन्होंने अपनी बात कही और चलते बने। चले, विजय शंकर तिवारी साहब के पास में हम ब्रेक से पहले थे। विजय जी, आप कह रहे थे कि हमारे विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के हम भी बड़ा वो चलते हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसका 40% हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा। बहुत ही एक यहाँ के उद्योगपतियों में, यहाँ जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा एक लक्ष्य सपना देख करके चल रहे हैं कि बड़ा डेवलपमेंट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया था। उस वक्त रेलवे के ऑफिसर्स भी ये कहते हैं कि कोई पैसा आए, क्योंकि पैसा बहुत कम दिया जाता है। जैसे अभी स्टार्टअप 12 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यापार हो रहा है, 50 करोड़ रुपए उसके लिए रखा जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए पिछली बार 80,000 करोड़ की जो योजना है जिसपे हम 10 करोड़ रुपए उसके लिए रख रहे हैं आरक्षित। तो ये जो प्लान हम लेकर के चलते हैं कि ये एक बड़ा हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन सरकारें लिंगर ऑन करती चलती हैं। कितने साल आप लोगों ने भी निकाल दिए, वर्तमान सरकार भी कुछ ध्यान दे रही है। अगर गति तेज हो तो मुझे लगता है कि रेल की स्पीड बढ़ सकती है। जो यहां से माल को भी लोड करता है, जैसे मुझे उसमें यह भी पता लगा है कि फ्रेट कॉरिडोर के अंदर आपके जीपीएस सिस्टम भी होगा, जो एक पर्टिकुलर आपको पिन नंबर मिलेगा, उससे आप देख सकते हैं कि आपका गुड्स किस स्टेशन तक पहुंच चुका है। तो ये जल्दी होना चाहिए। योजना आप लोगों के वक्त शुरू की गई हो, लेकिन इसे जल्दी। जोगिंदर जी, सरकार का एक प्लान था कि वेयर हाउसेज बने, हाँ, कॉरिडोर बने, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में 60 से 70% माल जो है वो ट्रकों के द्वारा इधर से उधर पहुंचाया जाता है, जिससे प्रदूषण बहुत होता है। हम पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। अगर हमें पर्यावरण की चिंता है तो हमें निश्चित तौर पर जो रेल मालगाड़ियों के द्वारा सिर्फ 35-40% माल इधर से उधर पहुंचाया जाता है, वो सारा का सारा हम इन फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से नई रेल लाइनें बना करके और अलग से इनका एक ट्रैक बना करके अगर हम करेंगे तो फायदा होगा। दूसरी बात है, 27 लाख लीटर डीजल पर ईयर रेलवे पे खर्च होता है, और जो हम क्रूड ऑयल की रेट्स देख रहे हैं, उन क्रूड ऑयल्स की रेट को अगर देखें तो सरकार को कहीं कोई जरूरत नहीं है कि वो किराया बढ़ाए या माल भाड़े में किराया बढ़ाए, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
देश की जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने दी थी, कांग्रेस पार्टी विकासशील सोच के साथ प्रणब मुखर्जी ने भी सोचा था और लालू यादव जो यूपीए सरकार के अंदर थे, उस समय अगर उन्होंने अच्छी योजनाएं नहीं दी और रेलवे को अगर अच्छे ढंग से नहीं चलाया होता तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरह उनको बुलाया गया, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ IIM में उनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया होता। जी चलिए शंकर जी, लालू यादव साहब का बड़ा जिक्र होता है और लालू यादव साहब अभी जैसे मुस्कुरा रहे थे अनिल शेखावत साहब कि 8,270 करोड़ रुपए, तो मैंने जैसे जिक्र किया कि लालू साहब के आंकड़ों की तरह तो बड़े मुस्कुराए थे कि वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन लालू यादव का जो वक्त है, अभी विजय जी को बड़ा याद आ रहा है उस वक्त की अगर हम बात करें तो, लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि रेलवे घाटे में चला गया? देखिए बात ये तो वो आंकड़े की बात है। उस वक्त उन्होंने अपने आंकड़े जिस ढंग से पेश किए, आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पता है कि किस तरह से आंकड़ों को मैनिपुलेट करना है, इसलिए उन्होंने मैनिपुलेट करके आंकड़े दे दिए। लेकिन असल में तो ये, लेकिन आप सबके सामने मत कहिए। नहीं, मैं आप कह रहा हूं ना आपको। उसके बावजूद भी उसके बाद में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तो किराया बढ़ाना पड़ा ना शुरू के अंदर, इसलिए कि वो सारा का सारा घाटे में नहीं चल सकती कोई भी चीज। आज कहीं भी आप विदेश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो भी चीज आप उपयोग करोगे उसका पैसा लगेगा। और ये कंसेप्ट अपने को धीरे धीरे लाना पड़ेगा कि आज पानी भी यूज करते हैं तो उसका पैसा चाहिए। आज आप हर तरह की सुविधाएं तो रेलवे में चाहोगे, साफ सुथरे स्टेशन भी चाहोगे और पैसा देना नहीं चाहोगे तो कैसे चलेगा काम? इसलिए मिल नहीं रहा ना सर। हाँ, नहीं मिला नहीं है तो शुद्ध जल मिल रहा है रेलवे स्टेशन। वाटर वेंडिंग मशीन की बात कही है, 25 स्टेशन लगाए जाएंगे। लालू यादव अगर इतने मैनिपुलेटर थे तो क्या पूरी दुनिया में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उनके मैनिपुलेशन के उनके ब्रह्मजाल को तोड़ पाता? विजय जी 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप जो बार बार मैं कह रहे हो ना, सारे स्टेशन बिखरे पड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी जाकर उसकी जांच करे, खुद एक बार जाकर के देखे। ये कोई 1 साल में या 2 साल में या 1.5 साल के अंदर नहीं बिखरे, ये तो 56 साल 60 साल हो गए उस वक्त का ही चल रहा है। और वो धीरे धीरे सुधार करने की जो आदमी आएगा वो जितना बजट होगा उसमें सुधार कर सकेगा। दूसरों के दोस्त से उनकी गलतियां कम नहीं होगी। ब्रजेश जी बीच में कुछ कह रहे हैं। मैं एक बात इस बजट की जो कहना चाहूंगा वो ये है कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो काम करने का तरीके की बात की गई, काम करने का तरीके में बदलाव। कुछ तो है कि जो